हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका अपने पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप यहां पर एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पढ़ाएंगे तो हम आपको इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको यहां पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझ पाएंगे तभी भारत की स्थिति और विस्तार को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, और इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिएगा यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ग्लोब होता है पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, यानी कि जो ग्लोब होता है पृथ्वी का एक वास्तविक ना होकर के क्या होता है, एक काल्पनिक ग्लोब होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने के रूप में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लोब के बारे में ये हो गई। अब ग्लोब के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और दूसरे प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो देखिए बच्चों, जो ग्लोब में आपकी ये वाली रेखाएं हैं, आपकी ये जो ये आपकी पश्चिम से जो पूरब की ओर रेखाएं हैं, जो पश्चिम से आपकी पूरब की ओर रेखाएं इस ग्लोब में खींची हुई हैं, उन्हें हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कौन सी? उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये जो आप देखिएगा, ये वाली रेखाएं जो हैं आपकी, जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं की रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि इसमें किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते रहिएगा, अच्छे से समझिए इसको, कौन सी रेखाएं अक्षांश हैं और कौन सी रेखाएं यहाँ पर देशांतर रेखाएं हैं। ये आप देखिए, ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये अक्षांश रेखाएं आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आपको देशांतर रेखाएं की। यहाँ पर देशांतर रेखाएं जो ग्लोब में आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या, कौन सी रेखाएं कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब देखिए, समझने के लिए ये देखिएगा, आपका ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं आपकी कौन सी रेखाएं हैं? इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है कौन सी रेखाएं? इन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। इसको हम अभी पहले इसी ग्लोब में समझा रहे हैं, फिर आगे हम आपको बाहर बना करके भी दिखाएंगे। अब देखिएगा इसको, ताकि अच्छे से पहले अक्षांश देशांतर रेखाएं जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तभी भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ पाओगे। इसीलिए पहले हम यहाँ पर आपको अक्षांश देशांतर रेखाएं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार वीडियो को पीछे रिवाइज करके देखिए, लेकिन इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए स्पष्ट तरीके से। स्पष्ट तरीके से समझ लोगे तो आगे ज्योग्राफी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा विषय है जो कि हम मैप के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं कि ये कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं? अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक छोटा सा ग्लोब हम यहाँ पे बना रहे हैं और उसके माध्यम से समझें। देखिए, ये आपका ग्लोब है, यानी प्रतिरूप है एक पृथ्वी का, और इसमें जो ये आपकी पश्चिम से जो पूरब की ओर रेखाएं हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं बच्चों? ये अक्षांश रेखाएं हो गई। और ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची गई हैं ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं? ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। आपको ग्लोब में नहीं समझ में आ रहा तो ये जो हमने बना दिया है उसमें आप समझने का प्रयास करें कि उत्तर से दक्षिण रेखाएं, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की रेखाएं जो मिलेंगी उन्हें कहा जाएगा देशांतर रेखाएं। और जो पश्चिम से पूरब की ओर रेखाएं जो खींची होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। पहले दो पॉइंट स्पष्ट रूप से क्लियर कर लीजिए और इंग्लिश में नाम याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, और देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। इन दो पॉइंट को पहले स्पष्ट समझिए अच्छे से,
फिर इसके आगे हम आगे बात करें। और ये जो रेखाएं होती हैं, अभी हमने बताया कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखा का कहने का मतलब है कि ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि ये ग्लोब भी तो पृथ्वी का क्या है, एक प्रकार का नमूना है, एक प्रतिरूप है, वास्तविक नहीं बल्कि प्रतिरूप। इसको समझने के लिए अभी हम बताएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी स्थान को हम ज्ञात करते हैं, किसी स्थान के समय को हम इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अब आगे आप देखिएगा, ये पहले अक्षांश देशांतर रेखाएं समझ गए। अब आगे हम बात करें। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अब जो है अक्षांश रेखाओं की खास बात क्या है, जो अभी हमने पीछे आपको बताया है वही चीज सेम यहाँ पर है कि पश्चिम से कहाँ की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर। यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है पश्चिम लिखा हुआ है, ये लिखा है पूरब लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ है। तो आप लोगों को पता तो है ही ना कि अगर यहाँ पर इधर ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, तो ठीक उसी तरीके से जो पश्चिम से पूरब की ओर, यानी ये रेखाएं, कौन सी रेखाएं, ये रेखाएं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये समझ में आया कि नहीं, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ें। अब देखिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा, अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करे रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य रेखा, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या, विषुवत रेखा। 3 नामों का यूज हुआ है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो देखिएगा ये जो ग्लोब के जो बीचों बीच में रेखा है, कहाँ पर बच्चों, जो बीचों बीच में रेखा, ये रेखा, हाँ ये वाली रेखा देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना, ये वाली रेखा, इसी को चाहे आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहो, यहाँ पर लिख देगा 0 डिग्री अक्षांश कहो, चाहे इसी को आप क्या कहो, इसी को भूमध्य रेखा कहो, क्या कहो, भूमध्य रेखा कहो, और चाहे इसी को क्या कहो, इसी को चाहे विषुवत रेखा कहो, तो विषुवत रेखा कहो। इन 3 नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब जो आपकी ये भूमध्य रेखा है, यानी जो विषुवत रेखा है, यानी जो 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है, जो आपकी पश्चिम से पूरब खींची हुई है, इसके आप 90 डिग्री उत्तर तक क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसके आप भूमध्य रेखा के नीचे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है 0 डिग्री अक्षांश लिखा हुआ है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जा सकता है। अब अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका ये आधा गोला है 90 डिग्री तक, क्योंकि अभी हमने बताया 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। अब इसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर 0 डिग्री से यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री तक, फिर से यहाँ पर क्या होगा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो दोनों चीजें समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट से समझिए, आराम से समझिए, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, लेकिन इन प्रश्नों को इनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अभी ये करा रहे हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं। आगे जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आगे हम आपके सामने प्रश्न लाएंगे और बहुत बेहतरीन प्रश्न लाएंगे। उन प्रश्नों को भी आप सॉल्व करिए ताकि हर तरीके से हमको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है, आप देखिएगा यहाँ पर कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा जो हम बता रहे थे उसके उत्तर और दक्षिण दिशा के अंतराल में 1-1 डिग्री के अंतराल से क्या 90, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, यानी कि जैसे कि हमने कहा था कि ये आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी अगर भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा है जैसे, तो इसके ऊपर कोण बनेगा फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर 4 डिग्री का, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाओगे 90 डिग्री तक चले जाओगे। और इसी को क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव।
क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से फिर आप जब विश्व जो भूमध्य रेखा है इसके नीचे जाओगे फिर 1 डिग्री, फिर नीचे जाओगे 2 डिग्री, फिर नीचे जाओगे 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाओगे, 90 डिग्री तक चले जाओगे। तब तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव। सीधा सीधा लिखा हुआ है, किसी भी स्थिति में 90 डिग्री ज़्यादा अक्षांश नहीं होता है, वो ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। और ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं और दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 1 डिग्री है, 1 के बाद 2 डिग्री बनेगा, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री जाओगे तो 111 किलोमीटर का अंतर आएगा। फिर 2 से आप 3 डिग्री जाओगे, फिर से 111 किलोमीटर का अंतर आएगा। फिर आप जाओगे तो 111 किलोमीटर का अंतर आएगा। इस तरीके से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर होता है, तो 111 किलोमीटर का अंतर होता है। इन पॉइंट को, इसमें फैक्ट हैं कुछ, उन फैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। और जहाँ पे हम गोला कर रहे हैं, जहाँ पे हम टिक कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझिएगा। वीडियो को पीछे रिवाइज करके देखिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार ना समझ में आए 3 बार देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, कमेंट में समझ में आना चाहिए। हर तरीके से एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कोशिश करें कि वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। बार बार नहीं, इफ बट कुछ नहीं, तैयारी हमेशा एक ही बार होती है और बेहतरीन तरीके से पूरी चीज़ जान लगा के तैयारी करिए। अगर आप किसी भी चीज़ में आप 100% देते हैं तो उसमें आपको सफलता भी 100% ही मिलेगी। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। हमारे चैनल पे आप बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़िए। हमारी जो टीम है बहुत मेहनत से आपको पढ़ाएगी। आप केवल हमारे चैनल के साथ आप विश्वास करके एक बार देखें। तो आगे आप बात करते हैं, यहाँ पर आप इन पॉइंटों को याद कर लीजिएगा। कितने 111 किलोमीटर का अंतर होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य। इस तरीके से आप जोड़ लीजिएगा, 90 डिग्री तक जाएंगे तो कितने किलोमीटर का अंतर होगा। ये सारे इसमें अभी कुछ मैथ के कैलकुलेशन भी हैं, तो उनको भी हम आगे आपको बताएंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ से, और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, उसको 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। अब देखते हैं, अब अगला आगे देखिए क्या है। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अभी बच्चों हमने क्या बताया है कि जो आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर क्या यहाँ पर बताया, नॉर्थ पोल कहाँ 90 डिग्री तक, यहाँ क्या बताया 90 डिग्री, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को क्या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते जब हम 23.5 डिग्री पहुंच जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। यानी कि 0 डिग्री से 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश, ऐसे करते करते जब 23.5 डिग्री अक्षांश पहुंच जाओगे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, अभी उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। जब 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पहुंच जाओगे तो उसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और सूर्य हमेशा कब, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध का ये क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखना कौन सा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा, 21 जून को। किस गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का। ठीक जस्ट इसके आप बाद में देखिएगा कि 22 दिसंबर को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 22 दिसंबर लिखा हुआ है। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर होगा। तो दोनों पॉइंट ये स्पष्ट याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा, तो 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन, तो 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध को 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य क्या लंबवत चमकता है। ठीक उसी तरीके से 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है, तो मकर रेखा पर चमकता है। मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। इन पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में जो टेट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था
कि 23.5 डिग्री मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी ध्यान में यहाँ पे रखना है। अभी फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, आगे जब हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे तो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, आपके एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं एग्जाम हॉल में। अब आगे देखिएगा, आगे बढ़ें तो यहाँ पे 3 पॉइंट समझ में आए कि नहीं। बीच वाली आपकी भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, और इन्हीं रेखाओं के मध्य क्या होता है, सूर्य हमेशा क्या होता है, लंबवत चमकता है। क्या सूर्य हमेशा क्या होता है, हमेशा लंबवत। सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी यहीं पर आपको मिलती है, कहाँ, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के मध्य सबसे ज्यादा जो है सूर्य को रोशनी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बताएंगे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, किस कौन सी यहाँ पे घासें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ की आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप कंसंट्रेशन करिए, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए, फिर आगे यहाँ पर हम आपको आगे बताएंगे।